हेलो दोस्तों, स्वागत है सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम ईंधन से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल की प्राप्ति गन्ना से होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो यह किसके द्वारा होता है? यह इथाइल मरकप्टेन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है। तो यह किस में संग्रहित की जाती है? यह तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है दोस्तों? वह है बिजली। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो कौन है दोस्तों? यह है CO। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? यह अवायवीय किरणन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो इसमें दहन अभिक्रिया घटित होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। तो क्या देखी जाती है? पीली लौ देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो कौन है ये दोस्तों? वह है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? तो मीथेन का प्रतिशत 60% है। अगला प्रश्न, डैश का उपयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पेट्रोल के ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? यह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ऑप्शन ए। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो किस ऑक्साइड का निर्माण होता है? इसमें N2 और सल्फर का निर्माण होता है, अर्थात नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर तत्व मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है। तो इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 44 यूनिट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है? तो कौन है दोस्तों? वह है नाभिकीय पदार्थ।
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं होता है? तो किस ऊर्जा का नहीं होता दोस्तों? वह है गाय का गोबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है? तो इथेनॉल का उपयोग इनमें से सभी में होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड गैस होते हैं। तो क्या होते हैं? यह अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की डैश का स्रोत है। यह किसका स्रोत है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? वह है कोयला। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक गैस मौजूद होती है। इसमें क्या मौजूद होती है? मीथेन मौजूद होती है। उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो क्या भरी जाती है दोस्तों? इसमें ब्यूटेन गैस बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। अगला प्रश्न, स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया। उसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था? तो यह CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने तैयार किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो पावर अल्कोहल किसका मिश्रण है दोस्तों? तो पावर अल्कोहल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? वह है सौर ऊर्जा। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म क्रमशः कौन सी है? तो इसमें कौन सी है दोस्तों? वह है एंथ्रासाइट लिग्नाइट, ऑप्शन डी। समूह में असंगत शब्द का पता लगाएं। तो इसमें असंगत कौन है दोस्तों? डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसमें भिन्न है तो वह है बायोगैस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? बायोमास कहलाते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है दोस्तों? प्रदूषण मुक्त। क्या है दोस्तों? स्वच्छ ईंधन का गुण है प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है कि एक समान क्या होती है दोस्तों? उनमें कार्बन उपस्थित होता है, ऑप्शन डी। एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन क्षमता की दर होती है। तो ईंधन क्षमता की दर 9000 kg प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन सी। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं, ऑप्शन डी।
कच्चा तेल डैश होता है। तो कच्चा तेल क्या होता है दोस्तों? कच्चा तेल गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऊर्जा विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे देश भारी विद्युत कटौती का सामना करने वाले हैं, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का तेजी से खत्म होना और ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है दोस्तों? बायोडीजल। निम्न में से किसका कैलोरीफिक मूल्य उच्चतम है? तो वह क्या है? वह है हाइड्रोजन का। जब एक जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो कौन सी गैस बाहर आती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक पदार्थ का क्या नाम है? तो उसमें होने वाले हानिकारक पदार्थ का नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानिरहित गैसों में परिवर्तित करता है? तो कौन है दोस्तों? वह है उत्प्रेरक परिवर्तक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो क्या है दोस्तों? वह है यूरेनियम। ऑप्शन डी। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उस जलाए जाने वाले पदार्थों को फ्यूल अर्थात ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है दोस्तों? वह है धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिक्रमक के रूप में। ऑप्शन सी। कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है? तो वह कौन है दोस्तों? कच्चा तेल पेट्रोलियम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? तो आदर्श ईंधन की विशेषता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी। ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। यह किसके अध्ययन से संबंधित है? यह जीवाश्मों के ईंधन से संबंधित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है? तो वह क्या है दोस्तों? वह है जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? तो पर्यावरण के अधिक अनुकूल लकड़ी के कोयले का जलना। ऑप्शन ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है तो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? इसमें कोक प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन है दोस्तों?
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन? ऑप्शन ए। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण डायस होते हैं, तो इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन ए। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को दोस्तों हम ईंधन की ऊष्मीयमान कहते हैं। ऑप्शन डी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली का बाहरी हिस्सा काला हो जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह ईंधन पूरी तरह से जला नहीं, यह दर्शाता है। ऑप्शन डी। वैद्युत संयोजी यौगिक समांतर डायस में घुलनशील होते हैं। यह किस में घुलनशील होते हैं? यह जल में घुलनशील होते हैं। सॉरी दोस्तों, हमने 55 का आंसर गलत बता दिया। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली का बाहरी हिस्सा काला हो जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ईंधन पूरी तरह से जला नहीं। ऑप्शन डी। दोस्तों, हमने 55 का आंसर सत्य ही बताया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अगला प्रश्न, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भूरा कोयला के रूप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दिए गए कथन में कौन सा कथन गलत है और गलत की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधनों का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऑप्शन एक सत्य है। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन भी सत्य है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता पर रखकर कार्य करेंगे। ऑप्शन सी भी सत्य है। प्राकृतिक संसाधनों का साधारणीय प्रबंधन एक आसान कार्य नहीं है। ऑप्शन डी जो गलत है। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कम्फ्रेट नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? तो कौन है दोस्तों? वह है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिमाण नहीं है? तो वह कौन है दोस्तों? वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों में कमी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करें। इसमें क्या है दोस्तों? सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जाती है। ऑप्शन ए गलत है। इसका आंसर ए होगा। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, यह भी सत्य है। सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, यह भी सत्य है। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है, यह भी सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।